कंप्लीट हो जाए। देख, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। वायरस, विरियोइड, प्रियॉन, ये क्या होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो प्लांट और एनिमल किंगडम वाली चीज़ें हैं वो आप पहले से पढ़ चुके हो, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। अपन बात करेंगे वायरस की। वायरस, वेरियोइड और प्रियॉन, ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल्स नहीं मिलती, जिनके अंदर सेल देखने को नहीं मिलती, पर ये बिहेव करते हैं ऑर्गेनिज्म के जैसा। इस वजह से इनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया गया है। तो वायरस, और एक होता है वेरियोइड, और एक होता है प्रियॉन। इनकी अगर बात करें तो ये होते हैं एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एसेलुलर का मतलब जिसमें सेल्स देखने को नहीं मिलती। सेल्स एब्सेंट है तो इसको आप क्या बोल देंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे इनको? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो आर.एच. व्हिटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर 5 किंगडम में केवल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया था। मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, ठीक है। फंजाई के अंदर मोस्टली मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, कुछ उसमें यूनिसेलुलर भी मिलते हैं, जैसे एस्कोमाइस्टीज में आपने ईस्ट को देखा था। फंजाई की बात, प्लांटी की बात करें तो उसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मोस्टली वहाँ पे भी कैसे हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स या एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो जो मेंबर है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। जबकि अपन इनकी बात करें तो इनमें सेल्स ही नहीं है, तो ना तो ये कोई प्रोकैरियोट है ना कोई ये यूकैरियोट। दोनों कैटेगरी के अंदर ही इसको आप नहीं रख सकते, क्योंकि सेल एब्सेंट है। और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट कैसे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेल नहीं है, तो ये कैसे होंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलती, एब्सेंट। मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वायरस, पीरियड और प्रियॉन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉट टेकन इन एनी किंगडम बाय आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर ने किसी भी किंगडम में इसको नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि आर.एच. व्हिटकर ने जो 5 किंगडम लिए थे वो किसके थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थे। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले वायरस के बारे में। वायरस के बारे में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, ये एसेलुलर या नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, वायरस जो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके ये बना होते हैं। और प्रोटीन की एक कवरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वायरस के अंदर, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ कवर है, इस कवर को अपन बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन कैप्सिड। और इसके अंदर की तरफ यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अगर बात करें
तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये जेनेटिक मटेरियल किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वायरस के टाइप पर, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का क्या होता है? कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन कवर की अगर बात करें तो उसको आप क्या बोलेंगे? कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड की जो यूनिट है, यानी जिन छोटी छोटी यूनिट से कैप्सिड मिलके बना होता है, उन यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स हैं इनकी अगर बात की जाए तो इनको क्या बोलेंगे? दे कॉल कैप्सोमियर्स। इन यूनिट्स को आप क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं। क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मे बी डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए हो सकता है। और ये डीएनए आरएनए कैसे हो सकते हैं? मे बी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। और ये सर्कुलर भी हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर आप देख पाते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर जो मेन डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है, दोनों की अगर बात की जाए तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में मिलते हैं। दोनों के दोनों किस फॉर्म में मिलते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जबकि अपन बात करें यूकैरियोट्स में तो मेन डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो वाला डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। वायरस के केस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलेगा आपको। जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जबकि वायरस के केस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं और लीनियर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होने की वजह से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होने की वजह से ही जो आपके वायरस होता है वो क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। जो स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस को आप न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। प्रोटीन का कैप्सिड होता है और वो अंदर प्रोटेक्टेड होता है। उसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड रहता है? उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है आपके जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। एक वायरस में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डीएनए एंड आरएनए both are not present together in a virus as a genetic material। यानी जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों के दोनों एक साथ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक वायरस में देखने को नहीं मिल सकते। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? ठीक है। उस 1892 के अंदर, इन 1892 डेमित्री इवानोव्स्की
नाम से एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो टोबैको प्लांट होता है, तंबाकू का प्लांट होता है, उस टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक मोज़ेक एक स्ट्रक्चर उसके अंदर डेवलप होता है कि डिजीज़ वाली कंडीशन होती है, ठीक है, बीच में धब्बे से बन जाना उस टाइप से। तो एक मोज़ेक डिजीज़ उसके अंदर देखने को मिली, और वो जो मोज़ेक डिजीज़ थी, फिर उसके बारे में उसने ये पता किया कि ये किसकी वजह से होती है। तो उन्होंने एक चीज़ का एनालिसिस किया कि वो जो डिजीज़ थी वो बैक्टीरिया से भी एक छोटे ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही थी। बैक्टीरिया से भी एक छोटा ऑर्गेनिज्म था, उसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि वो जो लिक्विड था जो इन्फेक्टेड प्लांट का था, उसको लेकर के एक नॉर्मल प्लांट को इन्फेक्ट करवाया गया, और वो वाला काम जो था वो बेजर्निक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और उसने जब वो काम किया तो उसने देखा कि जब इन्फेक्टेड वो जो मटेरियल है उसको लेकर के नॉर्मल प्लांट को इन्फेक्ट करवाया गया, तो उसके अंदर भी डिजीज़ हो गई। फिर उसने उसको क्या नाम दिया, उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया वायरस, और एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो फ्लूइड है जिसने इन्फेक्शन कॉज किया, उस फ्लूइड की अगर बात करें तो उसके लिए कॉन्टेजियम नाम से स्टेटमेंट उसने जो है डेवलप किया, ठीक है। और वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो फ्लूइड था इसको आप क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिमित्री इवानोविस्की की अगर बात करें, ही ऑब्जर्व्ड मोज़ेक डिजीज इन tobacco and extract a infectious fluid, infectious microbe बोल दीजिए, which is smaller than बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया से क्या था, स्मॉल था। यानी वायरस के डिस्कवरी की बात करें तो किसने करी, इवानोविस्की ने करी, एक तरीके से ही बोल सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें 1898 की, 1898 के अंदर एमडब्ल्यू बेजर्निक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया इन्फेक्टेड प्लांट से, और नॉर्मल प्लांट को इन्फेक्ट करवाया, तो उसमें भी डिजीज हो गई, ठीक। ही वाज infectious fluid from infected plant and infect a healthy plant, it cause disease in healthy plant, ठीक है। हेल्दी प्लांट में उसने क्या किया, डिजीज कॉज करी। और इसने क्या यूज किया, ही यूज्ड टर्म वायरस फॉर दिस पैथोजन। ये जो डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म था उसके लिए वायरस टर्म जो था उसने यूज किया बेजर्निक ने। अब यहाँ पर देखिए वायरस का मतलब क्या होता है, तो वायरस का मतलब होता है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजन से। वेनम का मतलब किससे है, पॉइजन से। तो वेनम या पॉइजन जो है वो वायरस को आप बोलते हैं, और क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है, और एक निगेटिव इफेक्ट डालता है, इस वजह से वेनम टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं। एसेलुलर यानी विदाउट सेल ये होता है, नॉन लिविंग आप इसको बोल सकते हैं।
प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। प्रोटीन की जो कवरिंग होती है उसको आप कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जिन यूनिट्स का मिलके बना होता है उनको आप कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, पर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ एज ए जेनेटिक मेटेरियल एक वायरस में देखने को नहीं मिलेगी। या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। डीएनए आरएनए जो भी हो वायरस पे डिपेंड करेगा। वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है। 1892 में इवानोविच की नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, मोज़ेक डिजीज़ जो है टोबैको के अंदर ऑब्जर्व करी थी, और उसने वहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि उसमें जो ये डिजीज़ कॉज करता है बैक्टीरिया से भी एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो ये मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है। फिर उसके इन्फेक्टेड जो प्लांट था उसके एक्सट्रैक्ट को लेकर के बेजरनिक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करवाया, और उस हेल्दी प्लांट के अंदर भी मोज़ेक डिजीज़ जो है वो डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ थी वो एक ऑर्गेनिज्म ने कॉज करी, उसके लिए इसने वायरस टर्म यूज किया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, बैक्टीरिया और फेज, फेज का मतलब होता है खाने वाला। तो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला जो वायरस होता है उनको आप क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वायरस दे अटैक ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको आप वायरस बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और इसमें यूजुअली यानी जनरली आपको क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो उसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे सामान्यतः क्या मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। क्लियर है? कर लो ना। इसने फ्लूइड के लिए टर्म भी यूज किया था, कि स्टेटमेंट यूज किया था, कॉन्टेज।
किस टाइप के पैरासाइट होते हैं? क्या विदाउट एनी लिविंग बॉडी ये सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कौन से हो जाएंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस की बात करें तो किस टाइप के पैरासाइट हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में या क्रिस्टलाइज किया था, उसने ये बोला था कि साथ में कि ये जो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, और उस क्रिस्टल का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन कैप्सिड है। कैप्सिड क्या होता है? भारी होता है एज कम्पेयर टू जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक और चीज़, 1935 स्टेनले WM स्टेनले first crystallized virus. According to it, virus crystal has virus crystals most of part is proteinous। ठीक, वायरस क्रिस्टल का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान रखें। ये एक दो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं तो ये जरूरी है। होस्ट की बॉडी में जाने के बाद उसकी मशीनरी का यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से होस्ट में जाने के बाद, होस्ट का मतलब जिसमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो होस्ट में जाने के बाद लिविंग के जैसा बिहेव करते हैं। इस वजह से इनको कनेक्टिव लिंक भी कंसिडर किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और कनेक्टिव link between living and non-living। Because they multiply itself in body of host। host यहाँ पर कैसा होता है? living। और उस लिविंग की बॉडी में जाने के बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके। तो इस वजह से कनेक्टिव लिंक कंसिडर किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। अलग से लाइन लिख लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे जगह, यहाँ तो बच भी नहीं सकती जगह, आप तो अलग से लाइन नोट कर लिया। ठीक,
गया? देख, फिर से देखो एक साथ पूरे को। वायरस, पीरियड और प्रियन की बात करें तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ए सेलुलर का मतलब जिनमें सेल नहीं होती, और जिनमें सेल नहीं होती उसको आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर.एच. व्हिटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का था, उसमें केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। और इसी वजह से वायरस, पीरियड और प्रियन को आर.एच. व्हिटकर ने अपने किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये कैसे थे? नॉन लिविंग थे। वायरस की बात करें तो वायरस का मतलब था वेनम या पॉइजन। ठीक है, ये एसेलुलर यानी कि नॉन लिविंग होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनते हैं, इस वजह से आप इनको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का एक कवर या कैप्सिड होता है और उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अलग अलग वायरस में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। प्रोटीन का जो कैप्सिड होता है उस कैप्सिड की यूनिट्स को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं यूनिट्स को? कैप्सोमियर। और यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए आरएनए हो सकता है, पर एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों एक साथ एज ए जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिल सकते। ये जो डीएनए या आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में भी मिल सकते हैं और वो लीनियर फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको आप बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरिया से बन गया, फेज का मतलब खाने वाला। तो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला जो पैथोजन होता है, जो वायरस होता है, उसको आप बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफेज में सामान्यतः यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक उस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हो गया कि विदाउट एनी होस्ट ये नॉन लिविंग होते हैं, और जैसे होस्ट की बॉडी में जाएंगे तभी ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एनी होस्ट ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव लिंक होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि लिविंग होस्ट की बॉडी में जाने के बाद लिविंग जैसा बिहेव करते हैं और बाहर पड़े हैं तो क्या होंगे? नॉन लिविंग फॉर्म में मिलेंगे। इस वजह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। नॉन लिविंग है तो सीधी सी बात है सेल नहीं है, सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगी। 1892 की अगर बात करें तो डेमेत्री इवानोविच नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक डिजीज जो है वो ऑब्जर्व करी, और इस मोज़ेक डिजीज को ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि एक इन्फेक्शियस जो कंडीशन है वो एक स्मॉल माइक्रोब की वजह से होती है, और वो माइक्रोब जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर्स का यूज़ किया था। इस बैक्टीरिया फिल्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वो बड़ी साइज़ के तो वो तो ऊपर ही रह जाते हैं, और से छोटे कोई ऑर्गेनिज्म है तो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो बैक्टीरिया फिल्टर का यूज़ करके इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रोब आपको देखने को मिलते हैं। बाद में 1898 के अंदर M.W. बेजरनिक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? एक फ्लूइड जो कि इन्फेक्टेड प्लांट था उससे आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उसको एक हेल्दी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र किया। हेल्दी प्लांट जो है उसके अंदर इसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, और इस इन्फेक्शन कोज करने वाले पैथोजन को उसने क्या नाम दिया? वायरस नाम दिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो फ्लूइड उन्हें इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इन्फेक्टेड प्लांट से लिया था, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। स्टेनले नाम के साइंटिस्ट 1935 में WM स्टेनले नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया,
और ये जो क्रिस्टल फॉर्म थी उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका क्या होता है, प्रोटीन होता है। वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं बेटा जी, वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे आपने HIV का नाम सुना होगा, हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस की अगर बात करें, मम्प्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये डिफरेंट टाइप के डिजीज है जो वायरस कॉज करती, ठीक है। HIV वायरस ने एड्स डिजीज कॉज किया, हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस होता है हर्पिज डिजीज, मम्स, रूबेला, ये डिफरेंट टाइप